हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जर्नी है प्रोग्रामिंग की। आज से हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए पहली क्लास बहुत अच्छे से सुनिएगा। आज हम समझने वाले हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो प्रोग्रामिंग की दुनिया के बेसिक वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड आप लगातार प्रोग्रामिंग में सुनते रहेंगे। इसलिए इन वर्ड्स को दिमाग में अच्छे से फिक्स करिएगा। तो सबसे पहला वर्ड आता है कि प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। सवाल आता है हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं। तो देखें, लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं के समाधान के लिए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी हैव टू डेवलप प्रोग्राम। हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम रोज सॉल्व करते हैं, पर यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स। तो मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके द्वारा हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं, जब भी कोई बोलता है प्रोग्राम तो दिमाग में लाइए इट इज अ सॉल्यूशन। प्रोग्राम मतलब इट इज अ सॉल्यूशन, प्रोग्राम एक सॉल्यूशन है। अब सवाल है इस सॉल्यूशन को हम कैसे बनाएं। तो हम इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं। हम अपने कंप्यूटर से बातचीत करते हैं कि अगर ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर के लिए ब्रेन का निर्माण करता है। हमारी एप्लीकेशंस कंप्यूटर का ब्रेन है। हम जैसी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसी कमांड्स देंगे, जैसे निर्देश देंगे, हमारा कंप्यूटर वैसे काम करेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं उस पर गौर करिएगा। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस वर्ड पे गौर करिए। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। तो सबसे पहली बात, प्रोग्राम क्या है। तो हमने कहा भाई प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक विशेष कार्य करता है। किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प लेते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प लेते हैं। प्रोग्राम इज कैपेबल टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि समस्या विशेष का समाधान है, तो सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बेसिकली देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्राम। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दो नए वर्ड्स आने वाले आपके सामने, एक है एल्गोरिथम और सेकंड इज डाटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिकल स्टेप्स लिखी जाती है उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम इज अ लॉजिकल स्टेप। जैसे कि आपको कोई चाय बनाने बोले तो आप चाय बनाने के लिए क्या बोलेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शंस की एक अनाड़ी व्यक्ति भी आपकी बातों को सुन करके पूरा का पूरा चाय बना के आपके सामने दे दे। तो जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो निर्देश देंगे, वो जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, उससे बोलेंगे एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम में क्या सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि डाटा स्टोर होगा। डाटा मॉडल स्पेसिफाई द डाटा स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम इज एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर। प्रोग्राम इज एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर। अभी और इसी वक्त दिमाग में फिक्स कर लीजिए, प्रोग्राम इज एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर। इसमें एल्गोरिथम होगी और इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, दोनों मिलकर के प्रोग्राम बनते हैं। एल्गोरिथम मतलब इट इज ए लॉजिक, डाटा स्ट्रक्चर मतलब दे आर कोड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा सोर्स कोड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोर्स कोड। व्हाट इज सोर्स कोड। आप जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी कमांड्स आप टाइप करेंगे और जिसे आप सेव करेंगे, वे सभी के सभी कहलाते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, कोड रिटन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स कोड।
किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से जो हम कोड लिखते हैं ये सोर्स कोड कहलाता है। तो आप जो कुछ भी टाइप करेंगे क्या होगा? सोर्स कोड। इसके बाद आता है मशीन कोड। अब आपकी जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है और मशीन को आपकी लैंग्वेज नहीं आती, मशीन को अपनी लैंग्वेज आती है जो केवल 0 और 1 से मिलकर बनी होती है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। तो 0 और 1 में लिखी गया कोड कहलाएगा मशीन कोड, लेकिन आपको तो मशीन कोड नहीं आता। अब समस्या ये है कि आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, और मशीन को आती है मशीन लैंग्वेज। तो आप और मशीन के बीच में बातचीत कैसे हो? तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड इज कन्वर्टेड, हम इसे रूपांतरित करते हैं बाय ट्रांसलेटर्स। हमें बहुत सारे ट्रांसलेटर्स लगेंगे इनटू मशीन कोड, मशीन रीडेबल कोड। तो हम जो भी टाइप करेंगे वो कहलाएगा सोर्स कोड। इसके बाद उसे हम ट्रांसलेट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में, उसे हम कंपाइल करेंगे। तो जो कंपाइलर है वो होगा हमारा ट्रांसलेटर, जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। सीधे सरल भाषा में देखो, अभी तक जो समझाया मैंने आपको, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सॉल्यूशन है। प्रोग्राम किस में लिखते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। जो कुछ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। फिर उसको हम कंपाइल करते हैं तो क्या बन जाता है? मशीन कोड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखो यहाँ मिलेगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Integrated development environment is a software suite that provides the basic tool to develop program. An IDE contains the code editor, compiler, interpreter, debugger, GUI, etc. जो IDE है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर शूट है। शूट का मतलब होता है इसे बहुत सारे टूल्स बने रहते हैं, बहुत सारे टूल्स को मिलाने से शूट बनता है। तो एक सॉफ्टवेयर शूट है जिसके द्वारा हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आईडीज क्या क्या होती है? जैसे कि टर्बो C++, विजुअल स्टूडियो कोड, कोड ब्लॉक, ये सारी आईडीज है। वे सॉफ्टवेयर, वे एप्लीकेशंस जिनके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसे बोलेंगे आईडीई। आईडी में हमको क्या मिलेगा? तो आईडी मिलेगा हमें एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर, जीयूआई एटसेट्रा। अब ये डिटेल में और समझ में आएगा। तो सोर्स कोड, जो कुछ भी हम टाइप करेंगे सोर्स कोड, उसके बाद उसे हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा मशीन कोड। और सोर्स कोड लिखने के लिए जिस एप्लीकेशन की हेल्प लेंगे, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे, वो कहलाएगी IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि सोर्स कोड किस में डेवलप करेंगे? तो सोर्स कोड डेवलप करेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखिए यहां पर आ गया आपका, इट इज यूज टू डेवलपिंग सोर्स कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? सोर्स कोड को डेवलप करने के लिए। C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। सेकंड है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कौन सी हुई? लो लेवल लैंग्वेज। इसे क्या बोला जाता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, इसे बाइनरी लैंग्वेज ही बोला जाता है। ये हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसी की भाषा को समझता है। सेकंड होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसमें एक वर्ड आ रहा है नेमोनिक्स, इसमें सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। नेमोनिक्स का मतलब होता है सिंबल्स, स्पेशल सिंबल को नेमोनिक्स बोलते हैं। और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारी इंसानों की लैंग्वेज के जैसी लैंग्वेज होती है, इसलिए हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, जावा, ये सभी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। आराम से समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो रिकॉल कर लेना, रिवर्स करके देखना, लेकिन कूल होके हर चीज को समझना। पूरे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो देखिए प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सॉल्यूशन है। प्रोग्राम किस में बनाया जाता है? किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में बनाया जाता है। जो कुछ टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में तो क्या कहते हैं? मशीन कोड। कंप्यूटर को प्रोग्राम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं उसे क्या कहते हैं? IDE। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती है? 3। लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज,
मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारे इंसानों के जैसी लैंग्वेज। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। नाउ जैसे कि कोबोल, सी, पास्कल, देखो हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल हार्डवेयर पे काम करती है, हार्डवेयर के साथ मशीन लैंग्वेज काम करेगी। दिख रहा है आपको डायग्राम? हार्डवेयर के साथ मशीन लैंग्वेज काम करेगी। देखो हार्डवेयर से कनेक्टेड है मशीन लैंग्वेज, फिर बीच में आ गई असेंबली लैंग्वेज, और ऊपर आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से आप कौन सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं? फिलहाल सी। कौन सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं? सी। इसके बाद जो आप टाइप करेंगे उसे कहेंगे सोर्स कोड, और सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? ट्रांसलेटर्स की। ट्रांसलेटर भी तीन प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जिसमें से हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज करने वाले हैं? कंपाइलर। सी में क्या होता है? कंपाइलर यूज होता है। असेंबलर क्या करेगा? आपके सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेट क्या करेगा? इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में एक एक लाइन ट्रांसलेट करेगा। तो आपके सी में क्या उपयोग होता है? कंपाइलर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद प्रोग्राम बनाने की डिफरेंट स्टेप्स आती है। प्रोग्राम अपन कैसे बनाते हैं? तो हमने बोला था कि प्रोग्राम क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज प्रॉब्लम? समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, समस्या को परिभाषित करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगाएंगे कौन कौन से आउटपुट है, कौन कौन से इनपुट है। फिर हम डिजाइन करेंगे, फिर सही और गलत का निर्धारण करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, फिर जो बनाया है उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद उसके एरर्स को दूर करेंगे, बग्स को दूर करेंगे, डीबगिंग होगी। उसके बाद फाइनली उसका मैनुअल तैयार करेंगे कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और जब किसी को दे देंगे प्रोग्राम, फिर आके बोलेगा सर ये काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें इतनी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? प्रॉब्लम डेफिनेशन, एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट, डिजाइन, वैलिडेशन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। सिंपल। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी मैं आपको प्रोग्राम पे ले जाना चाह रहा हूँ कि बेसिक टर्म से फेमिलियर करवा रहा हूँ। अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज पे, और हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है इस बार सी। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ध्यान से, सी इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग रियल टाइम एप्लीकेशंस। सी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें हम रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग वॉज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। सभी नाम याद कर लें। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? डेनिस रिची। डेनिस रिची। कहाँ डेवलप किया? बेल लेबोरेटरीज में। कहाँ डेवलप किया? बेल लेबोरेटरीज में। कब डेवलप किया? 1972 में। कब डेवलप किया? 1972 में। इसे सबसे पहली बार किसके लिए बनाया गया था? यूनिक्स के लिए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए डेवलप किया गया था। सी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवन टुडे। आज भी इतनी सारी दुनिया में एक से एक लैंग्वेजेस है, लगभग 5000 के आसपास छोटी बड़ी लैंग्वेजेस है, लेकिन उसमें भी आज भी सी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। ठीक है, कूल। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ सी में। सी की थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि सी है कैसी, कहां से शुरू की थी, कैसे काम करती है, सारी चीजें। हिस्ट्री ऑफ सी। तो हिस्ट्री ऑफ सी में पहला पॉइंट देखें। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरी इन 1972 बाय डेनिस रिची। मैंने अभी आपसे बोला था डेनिस रिची ने बनाया, 1972 में बनाया, बेल लेबोरेटरी में बनाया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स आर बेस्ड ऑन BCPL। इस लैंग्वेज के पहले जो लैंग्वेज थी ना, उसका नाम था BCPL। BCPL के बाद लैंग्वेज आई थी B, उसके बाद आई C। तो इसके फीचर्स किससे मिलते हैं? एक लैंग्वेज इसका नाम है BCPL, उससे मिलते हैं। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको समझाया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई है। इसके बाद 78 में आया था KNRC, जिसे कर्निंगन और रिची ने पब्लिश किया था। 1989 में ANSI स्टैंडर्ड्स इसमें शामिल कर लिए गए,
और 1990 में आईएसओ स्टैंडर्ड शामिल कर लिए गए। इसलिए सी कहलाने लगा एनसीसी। आपके सिलेबस में जो है वो एनसीसी, ANSI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI? देखो यहाँ पे दिया है। ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। बीसीपीएल का बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इसकी हिस्ट्री कैसी है, जल्दी क्लियर होगा। सबसे पहले एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था एल्गोल। क्या नाम था? एल्गोल। एल्गोल लैंग्वेज 1960 के आसपास आई थी। इसे डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। ठीक है, सिंपल चीजें, सुनने वाली चीजें, कहानी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री कहानी होती है। तो एल्गोल लैंग्वेज किस ईयर में आई थी? 1960 में। किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ग्रुप ने। इसके बाद मार्टिन रिचर्ड ने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था BCPL। ये आई थी 1967 में। ये आई थी 1967 में। फिर BCPL को मॉडिफाई करके बनी B। इसे डेवलप किया था केन थॉमसन ने 1972 में। इसके बाद आई थी ट्रेडिशनल सी, जिसे डेवलप किया था डेनिस रिची ने। अभी पढ़ा था अपन ने 1972 में। पर ये ट्रेडिशनल थी, पुरानी थी। इसको मॉडर्न किया, थोड़ा मॉडिफाई किया कर्निंगन एंड रिची ने। कब? 1978 में। इसे बोला गया KNRC। इसके बाद 1989 में इसमें कुछ स्टैंडर्ड शामिल किए गए। कौन से स्टैंडर्ड्स? ANSI कमेटी के स्टैंडर्ड्स, ताकि ये लैंग्वेज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो सके। और इसे बोला गया NCC। आपका सिलेबस पूरा का पूरा बेटा NCC का है। इसके बाद आता है आईएसओ कमेटी के स्टैंडर्ड्स इसमें शामिल किए गए, तो ये होगी ANSI ISOC। फिर 1990 में और स्टैंडर्ड शामिल किए गए, तो कहलाया C99, जिसमें से अभी सबसे अधिक फोकस किया जाता है NCC पे भी कर सकते हैं आप, C99 पे भी कर सकते हैं, पर आपके सिलेबस के जितने कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे NCC वाले हैं। तो ये थी सी की हिस्ट्री। है ना इंटरेस्टिंग? है ना मजेदार? तो ये था सी का इतिहास। आई थिंक यहां तक आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलें आगे। आप समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है? तो इसमें से पहली है सिंपल। सबसे खास बात है कि सी एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हाँ, आप बोलेंगे सर सिंपल नहीं है, बहुत टफ लगती है स्टार्टिंग में, पर एक्चुअली सी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप जैसे इसे लर्न करेंगे आपको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत आसान है। तो सी एक सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड आती पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है, देखो ये सारी नोट्स मैंने भेजी हुई है, आराम से देख लेना। सिंपल के बाद सेकंड आती पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना आसान होता है, इजी टू ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो तो पोर्टेबल। तीसरी है मिड लेवल। यह हाई लेवल के साथ साथ मिड लेवल के फीचर भी देती है। अभी आपको बोला गया था कि सी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन साथ में इसमें मिड लेवल प्रोग्रामिंग के भी फीचर्स हैं। अगली है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है सी में हर चीज को रखने की जगह निश्चित है। कौन सा प्रोग्रामिंग एलिमेंट कहां होगा ये आपकी मर्जी से तय नहीं होगा, बल्कि सी के स्ट्रक्चर आपको पता जब रहेंगे तभी आप उसको सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इसलिए बोला है सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। और बहुत थोड़ी देर बाद ही मैं आपको सी का स्ट्रक्चर भी समझाने वाला हूं कि कौन सी चीज कहां रखनी है। अगली है रिच लाइब्रेरी। आपको सी में हर चीज खुद बना बना के नहीं देखनी है कि हर चीज मैं बना के देखूं, नहीं। आपको बहुत सारी चीजें खुद ही पता चल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको खुद से मिल जाएंगी। तो सी में आपको हर चीज बना बना के नहीं देखनी है, बहुत सारे फीचर्स आपको पके पकाए मिलते हैं। इसकी बहुत रिच लाइब्रेरी है, जिससे बहुत सारा कोड पहले से बना हुआ है, उस कोड को आप आराम से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, मैं दे रहा हूं आपको। अगली चीज है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसको छोटे प्रोग्राम को बड़े प्रोग्राम में चेंज करना आसान होता है। एक्सटेंसिबल मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए पहले आपकी प्रॉब्लम छोटी थी, आप लोगों ने 50 लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, फिर पता चला कि नहीं अब तुमको 5,000 के लिए चाहिए, 5 लाख के लिए चाहिए। यू कैन एक्सटेंड।
नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत आप अच्छे से कर सकते हैं। फास्टर, बहुत तेज लैंग्वेज है, बहुत तेज चलती है। पॉइंटर्स, अभी ये वाला वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है लेकिन आपके सिलेबस में है। 4th चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो सी पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है। सारी लैंग्वेजेस पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सी लैंग्वेज पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है। और नेक्स्ट है रिकर्शन। जब किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट पे उसी एलिमेंट को कॉल किया जाता है तब रिकर्शन होता है। रिकर्शन के अपन प्रोग्राम करने वाले हैं, तो इसलिए इस पर भी अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फीचर्स के नाम याद हो जाने चाहिए। तो इन सभी के फीचर्स के नाम आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं। सिंपल, पोर्टेबल, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड, रिच लाइब्रेरी, एक्सटेंसिबल, रिकर्शन, पॉइंटर, फास्टर, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला था अभी कि सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो अब अपन जहाँ समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब सी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज हम कहाँ रखेंगे, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। रेडी, वेरी गुड। तो ध्यान से देखें, सबसे पहला सेक्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। देखो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या करते हैं, अपन ही प्रोग्राम नहीं होता। देखो पहली बात दिमाग में फिक्स कर लो, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आपने कोई डिवाइस खरीदा तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, डॉक्यूमेंट आता है जो क्या करेगा बताता है, वो डिवाइस थोड़ी होता है। तो आपके प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। प्रोग्राम का पहला सेक्शन, ओरिजिनल सेक्शन है लिंक सेक्शन। ये आपके प्रोग्राम को सी की लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है। अभी हमने बात की थी कि सी की लाइब्रेरी में सी की एक रिच लाइब्रेरी होती है, तो आपके प्रोग्राम को सी की लाइब्रेरी से लिंक करने के लिए कौन सा सेक्शन है, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सिंबल का नाम बता सकते हैं आप लोग, हैश। इस सिंबल का नाम क्या है, हैश। आप हैश यूज करते हैं। इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ग्रेजुअली आप जुड़े रहें, रोज क्लासेस अटेंड करें, आपको सारी टर्म्स आ जाएगी। इसके बाद अगला सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें हम न्यू एंटिटीज को डिफाइन करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इस सेक्शन में आप जो कुछ भी यूज करोगे उसे पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज कर पाएंगे। तो शुरू के 4 सेक्शन बिल्कुल याद कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इन सेक्शंस के बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा एंड इट इज मेन फंक्शन सेक्शन। आपका सी का प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब जो कुछ भी है वो एक्चुअली मेन फंक्शन सेक्शन ही है। आपका प्रोग्राम इसी से स्टार्ट होता है। इसके भी 2 पार्ट्स है सी में, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। सी प्लस प्लस में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता। तो अभी फिलहाल सी की बात करें तो सी में 2 पार्ट्स होंगे, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। आफ्टर दिस लास्ट में सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं। बेटा ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली समझ में आएगी। तो ये पूरे के पूरे 6 सेक्शंस होते हैं। फिलहाल आपको ये पहली फुर्सत लेकर के याद कर लेने हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन। तो आपके सी के प्रोग्राम में टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 6। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जस्ट